गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, हमने लास्ट क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी, ठीक है। लाइक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। इसके अलावा हमने काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्युबिलिटी क्या है उसमें भी हमने पढ़ी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर, ठीक है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर से मूव करते करते हम कहाँ जाएंगे, राउट लॉ की तरफ, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ये होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ वेपर प्रेशर को स्टडी करना। देखो क्या है हमारा अभी फिलहाल का जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर, ठीक है। देखो, मान लो हम एक बात कर रहे हैं बीकर। मैंने लिया एक अच्छा सा बीकर, सुंदर सा, ठीक है। इसमें मैं क्या दे रही हूँ, इसमें मैं दे रही हूँ यहाँ से हीट, ठीक है। मान लो मैंने बर्नर रख दिया और मैं हीट सोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, हीट का कोई भी सोर्स मैंने रख दिया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें मान लो मेरा क्या है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो अच्छा है, आप बोलोगे भाई कुछ नहीं है, नॉर्मली जो हमारा हीट का सोर्स प्रोवाइडेड है और जितनी भी हमारी जो भी हमारा सॉल्वेंट है वो वेपर की फॉर्म में चला जाएगा ऊपर उड़ के। लेकिन नहीं, कहानी में एक ट्विस्ट है, ठीक है। वेपर तो बनेंगी, लेकिन मैंने जो ये बीकर लिया है ये क्लोज कंटेनर है मेरा, ठीक है। क्लोज्ड वेसल में लिया है, या मान लो इस तरह से क्लोज कंटेनर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वेपर बन रही है, ठीक है। वेपर बन रही है, कोई बात नहीं, बनने दो। अब देखो क्या होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ से इनको पुश मिल रहा है वेपर बनने के लिए, वेपर फॉर्मेशन के लिए। वेपर फॉर्मेशन होने के बाद ये वेपर्स उड़ के बाहर जाना चाहती है, लेकिन क्या है, ये कंटेनर क्लोज्ड है। तो क्या हो रहा है, इन वेपर की इनसे लड़ाई हो रही है कि भैया हम क्या करें, हम बाहर भी नहीं जा पा रहे। तो लिक्विड बोल रहा है जो वापस मेरे पास ही आ जाओ तुम, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, वापस लिक्विड बन के वापस लिक्विड में मिक्स हो रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ दो प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इक्विलिब्रियम सेट हो गया है, ठीक है। दो प्रोसेस हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो हमारा इवेपोरेशन हो रहा है, एक हमारा कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। दो तरह से, इस तरह से दो प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। इन ब्रैकेट्स को हम इस तरह से बना लेते हैं, क्योंकि यहां से यहां हो रहा है इवेपोरेशन और ऊपर से नीचे हो रहा है कंडेंसेशन, ठीक है। इस तरह से हो रहा है। इसको ऐसे समझो, मान लो एक घर है, ठीक है। आपको क्या हो रहा है कि आपको आपके फ्रेंड से, ठीक है, बर्नर मान लो आपका फ्रेंड है जो आपको बुला रहा है कि भाई बाहर आ जा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, घर को आपने लॉक कर रखा है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपने क्या किया, आप कैसे थे, आप घर में अच्छे से बैठे हुए थे। अब आपके घर वालों से लड़ाई हो गई कि भाई मेरे को तो मेरा फ्रेंड कॉल करके बुला रहा है और तुम मेरे को जाने दो। उन्होंने घर में क्या करा, लॉक कर दिया कि नहीं नहीं हम तुमको नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं, थक हार के पहले कोशिश करेंगे कि भाई हम गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं, ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं, टूटेगा है नहीं। तो वापस क्या करेंगे, फैमिली के साथ ही इन्वॉल्व हो जाएंगे, वापस फैमिली में आएंगे। तो इस तरह से इनका भी प्रोसेस हो रहा है, बार बार इनमें क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, जो भी चीज, जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं वो वापस क्या हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद इस तरह से वापस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इस वक्त क्या हो रहा है, ये कन्वर्जन होने की वजह से मैंने आपको बताया ना कि वो ये यहाँ का एक ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एक लॉक है, ये हमारा क्लोज कंटेनर है, इससे बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्या एग्जर्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अब देखो यहाँ से नहीं जा पा रहे तो वो सोचेंगे हम यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे भी एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स है, भाई जो बच्चे हैं उनकी घर वालों से भी लड़ाई हो रही है, तो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, किसके साथ कोलाइड कर रहे हैं, खुद ही के फैमिली मेंबर्स के साथ, यानी कि इस लिक्विड सॉल्वेंट के साथ। तो ये आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो तीन तरह से यहाँ प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एक तो प्रेशर अप्लाइड ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है, ये भी एक तरह से वॉल ही है, ठीक है, कंटेनर की वॉल ही बन गई है ये, चाहे क्लोज चैम्बर हो, ठीक है। और साथ ही साथ प्रेशर किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ये खुद के ही मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको डिस्टिंग्विश कर दूं इस तरह से एक लेयर बना के कि इसके नीचे लिक्विड है और यहाँ पे वेपर्स है, ठीक है। तो जो प्रेशर वेपर अप्लाई करिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन दिस लिक्विड, इस लिक्विड पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, लिक्विड की लेयर पे जो प्रेशर अप्लाई कर रही है कौन, वेपर्स, इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, ओके। वैसे काफी लोग काफी तरह से इस प्रेशर को डिफाइन करते हैं, बट मैं आपको इसी तरह से डिफाइन कर रही हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल।
हम समझ सकते हैं इस तरह से। तो ये वेपर का प्रेशर है। पता है क्या है, राउल्ट्स लॉ समझना बहुत ईजी है, नॉर्मल है कि भाई कोई भी लिखवा देता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, लिखवाना बहुत आसान है। लेकिन कैसे वो लॉ हमने निकाला है, इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ही टफ होता है। इवन एनसीईआरटी की बुक में जैसे डेफिनेशन है वो बिल्कुल सिंपली फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल वो किया है डिस्कस, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। ओके, अब हम एक और पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। वो पॉइंट हमारा क्या है कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। देखो, जो भी हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है, या फिर कोई भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, वो क्या करता है इस तरह से, मतलब कि वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा वॉलेटाइल है, ठीक है। हमेशा इन टर्म्स में हमें कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, कि ये क्या होते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर जो भी हमारा सॉल्वेंट है या जो भी हमारा लिक्विड फेज है वो अगर हमारा वेपर फेज में इजीली कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम वॉलेटाइल कहते हैं। अगर नहीं कन्वर्ट होता है तो उसको हम नॉन वॉलेटाइल कहते हैं, ठीक है। ये दो टर्म है जो अभी मैं यूज करूंगी, ठीक है। तो आप ये दो टर्म सीख लीजिए। क्या होता है वॉलेटाइल, मतलब कि ऐसे समझ लो जो उड़ जाए, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, क्योंकि वर्ड थोड़े से नए होते हैं तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जो उड़ जाता है वो वॉलेटाइल होता है, जो नहीं उड़ता वो नॉन वॉलेटाइल होता है। यानी कि जो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम वॉलेटाइल कहते हैं, और जो वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होता है उसको हम नॉन वॉलेटाइल कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कैसे ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात है इसमें नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। मान लो यहाँ हमारी ये क्या थी, फैमिली, ठीक है, और ये हमारे क्या थे, फैमिली के बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रन। अब मान लो इस फैमिली और इन बच्चों में अगर अच्छा बॉन्ड है, ठीक है, अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं, क्या ये चाहेंगे, अब ये अच्छा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो क्या ये चाहेंगे कि हम बाहर जाके दोस्तों के साथ खेलें? कभी नहीं चाहेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, अपनी फैमिली के साथ ही इन्वॉल्व रहेंगे। तो सिंपल ऐसा ही लिक्विड में होता है, जैसा रियल लाइफ में होता है वैसे केमिस्ट्री में होता है, ऐसे लिक्विड में होता है। क्या होता है देखो सुनो, ये बच्चे हैं, ठीक है, सॉरी ये वेपर्स हैं, ठीक है, ये फैमिली के साथ इन्वॉल्व रहने का मतलब है अगर इनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। अगर ये हमारा लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड है, ठीक है, मान लो इस लिक्विड के एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है कि इनको ब्रेक करना इजी नहीं है। और हम बात करें दूसरे लिक्विड है, दूसरे लिक्विड क्या है, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्या करेंगे, ये तो बहुत जल्दी से वेपर बना लेंगे कि भाई वैसे भी मेरी इससे बन नहीं रही है, मैं तो बाहर ही जाना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर इनकी बन रही है तो ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, अगर हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेपर प्रेशर की, ठीक है। अगर भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी तो वेपर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की। सेकंड पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। देखो ये बर्नर है, अगर मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, मान लो जो बाहर जो फ्रेंड्स हैं वो ज्यादा लालच दे रहे हैं बच्चों को कि भाई अगर है ना तू आएगा ना तो चलो हम पार्टी करने चलेंगे, अगर तू आएगा ना तो मैं तेरे को ये चीज़ खिलाऊंगा, ठीक है। अगर उसको ज्यादा लालच दे रहा है, मतलब कि हम ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो सोचेगा यार हाँ ठीक है फैमिली के साथ तो डेली टाइम स्पेंड करते हैं, चल आज घूमने चलते हैं, ठीक है। तो वही होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, ये जल्दी से वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और वेपर प्रेशर भी ज्यादा लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखो बात करते हैं सरफेस एरिया की, ठीक है। मान लो मैं इसमें 3 बीकर ले लूँ, ठीक है, चलो यहाँ छोड़ो, इसको यहाँ बनाते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक बीकर लिया ये, ठीक है, इस तरह से सरफेस एरिया ले लिए। एक मैंने लिया एक छोटा सा ग्लास, ठीक है, इसमें भी टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें भी टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और एक लिया मैंने बहुत बड़ा बर्नर, मान लो इस तरह से बीकर, सॉरी, है ना, काफी बड़ा, तो इसमें भी टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, इनमें से ये जल्दी उड़ेगा, इसकी वेपर ज्यादा जल्दी बनेगी, इसकी वेपर ज्यादा जल्दी बनेगी, इसकी वेपर ज्यादा जल्दी बनेगी। ऐसा देखने में लग रहा है कि शायद इसकी वेपर ज्यादा जल्दी बनेगी क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज समझनी है कि सरफेस एरिया का, ये जो हमारा सरफेस एरिया है इसका कोई लिंक नहीं है वेपर प्रेशर से, ठीक है। अगर इसकी वेपर बन रही है तो भी उतनी बनेंगी, इनको हम ऐसे कंपेयर करेंगे ही नहीं, ये कंपैरिजन फेवरेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन नहीं करेंगे,
ठीक है, अब बात करते हैं, तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। मान लो अब मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि मैंने एक ये भी कर दिया है, और ठीक है इस तरह से एक ये भी कर ले लिया मान लो मैंने, ठीक है। इसमें क्या है, मेरा सॉल्वेंट प्योर है, पी नॉट सॉल्वेंट है। इसमें क्या है, मैंने सॉल्यूट भी डाल रखे हैं बीच में, इस तरह से मैंने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी डाल रखे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, देखो इसकी भी वेपर बन रही है इस तरह से, और मेरा जो सॉल्वेंट है उसकी भी वेपर बन रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, बात करते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, अगर हम बात करें सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर की, है ना, तो देखो अब ये वेपर बन रही है, तो जितनी वेपर बन रही है, मान लो यहाँ पे 10 वेपर बनी, ठीक है, ऐसी एग्जांपल है, ऐसे मत सोचो 10 वेपर बनती है ना, मान लो 10 वेपर बनी, तो 10 वेपर ही यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, मान लो 10 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये खुद ही बन रही है सारी की सारी, इसमें कोई कुछ भी चीज मिक्स नहीं है, तो सारी खुद ही बन रही है। मान लो यहाँ पे 30 बन रही है, ठीक है, या फिर मान लो 15 ही बन रही है, तब भी क्या होगा, ये जो वेपर प्रेशर है, और तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि ये जो वेपर प्रेशर है हमारा, ये हमेशा इससे ज्यादा होगा, क्योंकि ये भी हम यहाँ पे भी हम सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे भी हम सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो हमेशा क्या होगा, जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें दो सॉल्यूट या सॉल्वेंट मिक्स हो, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स हो। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक बीकर ले लिया, इसमें मेरा एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसका मैंने पार्शियल प्रेशर लिया है पी नॉट ए। हमें पता है प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर यही होता है, मैं लिख देती हूँ, ए मेरा क्या है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम ले रहे हैं बी, बी हम इसमें ऊपर से डाल रहे हैं, जैसे सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बी मेरा क्या है, सॉल्यूट, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमें पता है क्या होता है, पी नॉट ए, ठीक है। ये भी हमारा सॉल्यूट है, तो अभी हम इसकी बात बाद में करेंगे। अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। स्टेटमेंट को पहले मैं एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। देखो इन्होंने ये बोला था कि अगर हम बात करें वेपर प्रेशर की, ठीक है, जैसे कि किसी भी चीज के, किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर की हम बात करते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। और दूसरी बात, उसी वेपर प्रेशर प्योर के, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के, मतलब कि इसको हम, एक मिनट रुक जाओ, है ना। उसके अलावा ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया, ठीक है। तो इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है, ये क्या है हमारा, हमें पता है क्या करना है, हमें ना चीज़ें रटनी नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जो भी सिंपल हमको ये मिलती है, इन्हीं से हमें स्टेटमेंट खुद ही बनाना है, ठीक है। देखो राउल्ट ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ दी, ये क्या है हमारा, वेपर प्रेशर, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लग रहा है, टू दी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो एक तो किसके है, प्योर सॉल्वेंट का, टू दी वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इतना हमने डिफाइन कर दिया, ये मान लो मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे बी को ऐड किया है, तो बी ऐड करने की वजह से क्या हो गया, बी भी लिक्विड फेज में आ गया, बी भी इसके साथ मिक्स हो गया। तो अब हम ये चीज ना बी के लिए भी डिफाइन कर सकती हूँ, तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगी, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, तो मेरा फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब देखो हमें पता है एक साइंटिस्ट थे हमारे डाल्टन, ठीक है, डाल्टन का स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं, है ना, ठीक है।
टोटल प्रेशर जो था इनके अकॉर्डिंग, जो टोटल प्रेशर था वो किसके इक्वल होता है, इसको ऐसे डिफाइन करो, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट। इसको ऐसे लिख दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ इटसेल्फ। देखो टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, ए है बी है, तो यानी कि इधर से मैं लिख सकती हूँ, मान लो टोटल प्रेशर को मैं पीटी से डिनोट कर रही हूँ और वेपर प्रेशर इस कंपोनेंट ए हो गया और साथ में बी हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिंस अकॉर्डिंग टू डाल्टन पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 से हम लिखेंगे पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसका आगे का डेरिवेशन मैं यहाँ ऊपर कर रही हूँ। देखो अब हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन आ गई है। मेरे को एक बात पता है क्या, कि टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, तो यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी कि मैं इसकी जगह एक्स बी की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, एक्स ए की पुट कर देते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, इसको मैं यहाँ पुट कर रही हूँ। तो मेरी पी टी की वैल्यू क्या हो गई, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ से मेरी पी टी की वैल्यू क्या हो गई, देखो पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो यहाँ से हमारी पी टी की वैल्यू क्या आ गई, पी ए नॉट प्लस, मान लो हमने एक्स बी को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे ही हम काफ़ी सारी चीज़ें डिराइव करेंगे। इसको मैं 6th इक्वेशन, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इतना डेरिवेशन समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है मैंने हमारे साइंटिस्ट थे राउंड, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उनका स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। एक हमारे साइंटिस्ट थे डाल्टन, उनका स्टेटमेंट लिया, उसका यूज़ किया। एक हमें कॉमन बात पता होती है कि मोल फ्रैक्शन का जो सम है, टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। इस पॉइंट को यूज़ किया, 3 पॉइंट्स मैंने यूज़ करे और पूरा ये मेरा डेरिवेशन है, जिससे मेरा राउंड्स लॉ निकल के आ जाता है। ओके, देखो अब हमारे पास ना ये 2 इक्वेशन आई थी, P इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट एक्स बी, और दूसरी इक्वेशन हमारी ये आई थी, P इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनका ग्राफ बनाने की, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर होती है, ठीक है। या फिर इसको मैं इस फॉर्म की जगह मैं इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ, c प्लस एम एक्स, ठीक है। इस तरह से मैं इसको लिख रही हूँ, ठीक है। अब समझना है, ये मेरा पी ए नॉट मेरा क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ये मेरी क्या होती है, स्लोप की वैल्यू होती है, ठीक है। ये मेरी क्या होती है, इंटरसेप्ट होती है इसमें, ठीक है। ये मेरा y एक्सिस हो गया, मेरा x एक्सिस हो गया, ठीक है। यानी कि मुझे क्या करना है, मेरे को एक ना ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। ये ग्राफ आपने कई जगह देखा होगा, लेकिन आपको कभी समझ में नहीं आया होगा इसको बनाया कैसे जाता है। हम इसको यूजुअली रट लेते हैं, तो मैं आज इसको आपको बनाना सिखा रही हूँ। देखो ये मेरा क्या है, इस पे, इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे मैं प्रेशर की टर्म्स को मार्क करने वाली हूँ, ठीक है, वेपर प्रेशर की टर्म को। और इस x एक्सिस पे मैं क्या करने वाली हूँ, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स को मार्क करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या ले रही हूँ, इनमें इस इक्वेशन के लिए ले रही हूँ, ठीक है, मोल फ्रैक्शन की टर्म। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स ए की वैल्यू 1 ले रहे हैं और एक्स बी की वैल्यू 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जब हम इसको पुट करेंगे, अगर मैंने एक्स ए वाली टर्म 1 ली और एक्स बी वाली टर्म 0 ली, तो ये पूरी की पूरी टर्म हट जाएगी और मेरा प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर, ठीक है। और एक्स ए मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। इसमें देखो, इस इक्वेशन में देखो, P इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी।
इस इक्वेशन में हमने क्या लिया है, एक्स ए 1 रखना है और एक्स बी हमें 0 रखना है। तो मेरी प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए नॉट इंटू 1, यानी कि पी ए नॉट। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देती हूँ पी ए नॉट का, ठीक है। सिमिलरली अगर इसी तरह से हम देखें तो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट अगर हम इसी तरह से देखें तो हमारा क्या होगा, हम देखो ये दोबारा से ले लेते हैं हम, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। इसी में हम क्या करते हैं, अब की बार एक्स बी को 1 रख रहे हैं और एक्स ए को हम 0 रख रहे हैं। तो मेरी प्रेशर की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, पी बी नॉट के। तो सिमिलरली यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे कि एक्स ए अभी हमारा 0 है और एक्स बी हमारा 1 है और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आ रहा है पी बी नॉट, ठीक है। अब ये बात है सोचने की कि मैंने पी ए नॉट को तो नीचे रखा है, पी बी नॉट को ऊपर रखा है, क्यों, सुनना ध्यान से। जब हम इस चीज़ में, हम इस ग्राफ में एक चीज़ एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। जब हम बात कर रहे थे, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया था इसमें स्टार्टिंग में कि ये मेरा जो पूरा सॉल्वेंट है ये ए है, तो इसका पार्शियल प्रेशर पी ए नॉट होगा, ठीक है। जब मैं इसमें ऊपर से एक सॉल्वेंट डाल रही हूँ बी, ठीक है, तो मेरे पास जो प्रेशर आएगा इसका वो पी बी नॉट आएगा, ठीक है। तो पी ए नॉट तो क्या था, वेपर का प्रेशर था जो पहले था, जब इसमें कुछ भी नहीं था, जब इसमें एक ही था। तो पहले क्या थे, इसके ये वाले मॉलिक्यूल्स इस तरह से वेपराइज हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर हमारा क्या आ गया, पी ए नॉट आ गया। लेकिन अब क्या हुआ, जब मैंने बी को भी इसमें डाल दिया तो मेरा क्या होगा, बी के मॉलिक्यूल्स भी वेपराइज होने शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा, पी बी नॉट जो आएगा वो पक्का में पक्का पी ए नॉट से बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम इस ग्राफ को इस तरह से बनाते हैं कि पी बी नॉट जो है वो हमारा ऊपर होता है और पी ए नॉट हमारा नीचे होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें बाकी चीज़ें लगाने की। देखो इनकी जो स्लोप आती है, ठीक है, वो हमेशा क्या आती है, नेगेटिव स्लोप्स होती है हमारी, नेगेटिव स्लोप आती है। तो इसको हम कैसे कर देते हैं, जैसे मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको हम यहाँ से इधर लेके आए, ठीक है। क्यों, देखना, जो आपकी ये वाली लाइन आई है ये आई है आपकी पी ए नॉट एक्स ए के लिए, ठीक है, और ये वाली जो लाइन आई है वो आपकी आई है पी बी नॉट एक्स बी के लिए। देखो इसको हम कैसे बनाते हैं, जब हमारा एक्स बी यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, यानी कि यहाँ से यहाँ जब हम जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, एक्स बी इंक्रीज हो रहा है और एक्स से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम जा रहे हैं तो हमारा एक्स बी इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे एक्स बी इंक्रीज होएगा, ठीक है, मान लो मैं इसमें जैसे जैसे सॉल्वेंट बी को डालती जाऊंगी वैसे वैसे मेरा पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा बी का, तो इसलिए हमारी इस तरह की स्लोप आती है, ठीक है। लेकिन हम प्रेशर की टर्म्स में देखें तो प्रेशर की टर्म्स में ये स्लोप नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो हमें इसको प्रेशर की टर्म्स में कंसिडर करना है। अब हम बात करते हैं इधर, यहाँ पे क्या है, एक्स ए का 1 मोल है और यहाँ पे एक्स ए की 0 मोल है। तो जैसे जैसे हम एक्स ए की वैल्यू को यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एक्स ए की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है हमारा, जैसे जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं जो हमारा प्रेशर है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती जा रही है और एक टाइम पे 0 हो जा रही है, ठीक है। आप इसको इससे प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे प्रूव करोगे आप, मान लो मैंने लिया, हम बात करते हैं इस पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है, जब हमारी एक्स बी की वैल्यू 0 है, ठीक है, P इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं। देखो पी ए नॉट प्लस एक्स बी है, अब हमारी यहाँ पे क्या है, एक्स बी हमारा 0 है, ये चीज़ हमारी 0 है, तो 0 होने की वजह से क्या होगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो प्रेशर की वैल्यू पी ए नॉट के इक्वल आएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसी चीज़ को डिराइव करें, ठीक है, कैसे डिराइव करें, जब हम इसको दोबारा से डिराइव करेंगे इसी फॉर्मूला से, तो ये ना एक और नया फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा अगर हम इसको बी के टर्म्स में डिफाइन करते, तो पी बी नॉट प्लस एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, इस तरह से डिराइव होके ये आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, अब जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं ना यहाँ पे, क्या कि हमारी एक्स से इक्वल टू 0 है, ठीक है, और एक्स बी इक्वल टू 1 है, तो हम जब यहाँ पुट करते हैं तो हमारी पी की वैल्यू पी बी नॉट की इक्वल आती है। तो इस तरह से हम इन दोनों या फिर इन तीनों ही इक्वेशन से ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारा ये जो ग्राफ है ये सही है, ये नेगेटिव स्लोप आती है, ठीक है। ये जो स्लोप होती है, ये स्लोप होती है हमारी पीटी की, जो किसके इक्वल होता है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। देखो तो अब हम इसमें बात करते हैं कि एक्स ए और एक्स बी हमारा क्या है, तो एक्स ए और एक्स बी को हमें डिफाइन करना है,
तो हमें पता है x से क्या होता है, मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिफाइन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb, क्योंकि यहाँ पे दो ही कंपोनेंट्स हैं। सिमिलरली अगर हम एक्स वी को डिफाइन करें तो वो किसकी इक्वल होगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb की, ठीक है। तो ये तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज, ठीक है। अगर हम हमारे पेपर में ना क्वेश्चन आता है कि हमें बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वाई ए या फिर वाई बी से। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, देखो वाई ए क्या होता है, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, जैसे ये होता है, ठीक है, इसी तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। सिमिलरली वाई बी को अगर हम डिफाइन करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी नॉट एक्स बी अपॉन पी बी नॉट एक्स बी प्लस पी ए नॉट एक्स ए। तो आपको ये याद रखना है कि हमसे क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज हमसे पूछा गया है या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज हमसे पूछा गया है। इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन जेम नेट गेट में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, ठीक है। देखो इस पे बेस्ड ना कुछ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि PYQ है हमारे। देखो क्या क्या है, हमने क्या किया है, इक्वल मोल्स लिए हैं किसके, ठीक है। हमने लिया है बेंजीन का सॉल्यूशन और टॉलुइन का सॉल्यूशन, ठीक है। इन दोनों के हमने इक्वल मोल्स ले लिए, ठीक है। टॉलुइन का सॉल्यूशन लिया है, इसके इक्वल मोल्स ले लिए हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन इन प्योर स्टेट, ठीक है। तो बेंजीन का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, इसलिए मैंने नोट लगा दिया। कितना दे रखा है हमें, 700, और टॉलुइन का दे रखा है हमें 600, ठीक है, mmHg। यूनिट्स को भी हमें कंसिडर करके चलना है, ठीक है। इसमें हमें क्या पूछा है, वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। बेंजीन कौन सी फेज में, वेपर फेज में। चलो हम दोनों में निकालते हैं, ठीक है। लिक्विड फेज और सेकंड वेपर फेज, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, हमें एक फॉर्मूला पता है, इसका पी टोटल इसमें नहीं दे रखा, हम कैसे लिखते हैं, पी ए नॉट एक्स इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। तो मैं इसको बी और टी के टर्म्स में लिख रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब देखो हमें क्या पता है, हमें ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है दोनों वैल्यूज, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स, इक्वल मोल्स दे रखे हैं इसने बेंजीन और इसके। तो अब देखो ये, अब देखो इसमें क्या हमें इक्वल मोल्स दे रखे हैं, मान लो एक्स बी और एक्स टी है, ये हमें कैलकुलेट करना है, क्या होगा, एन बी अपॉन एन टी, और ये कितना होगा, एन टी अपॉन टोटल, ठीक है। तो क्या होगा, अगर दोनों के इक्वल मोल है, टोटल मोल हमें पता है कितने होते हैं, 1 ही होते हैं, टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है। अब दोनों के मोल्स अगर इक्वल है और एन टोटल कोई भी वैल्यू जो होगी वो सेम ही होगी, ठीक है। तो हमें ये पता है दोनों के मोल इक्वल है, एन बी इज इक्वल टू एन टी इंटू एन टोटल कर देते हैं। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा कट के, ना, तो ये बन जाएगा। अब हमारे पास क्या होगी, यानी कि एन ए बराबर एन टी आ गए, दोनों के मोल्स इक्वल दे रखे हैं। तो यानी कि क्या होगा, और टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, 1 होता है, तो यानी कि 0.5 मोल इसके होंगे और 0.5 मोल इसके होंगे। तो हमारे पास क्या हो गई, एक्स बी और एक्स टी की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई, तो हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना है हमारा, पी बी नॉट हमारा कितना है, 700 इंटू 0.5 प्लस ये कितना है हमारा, 600 इंटू 0.5, ठीक है।
तो ये क्या हो गया 35 और 630, ये हो गया हमारे पास। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 650 mmHg, ये निकाल लिया हमने। अब हमें क्या करना है देखो, तो हमारा क्या हो गया टोटल प्रेशर किसमें आ गया हमारे पास, तो देखो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज हमने निकाल लिया है, ठीक है, ये हो गया 0.5 0.5, ठीक है, एक वैल्यू। अब हम बात करते हैं वेपर, हमें वेपर फेज में निकालना है, ठीक है। तो वेपर फेज में हमारा क्या होता है वाई क्या होता है पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी टोटल, ठीक है, या फिर इसको मैं लिख दूँ पी ए भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो पी ए नॉट एक्स ए की वैल्यू कितनी थी, ये थी, अभी हमने कैलकुलेट की थी, या फिर बेंजीन के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ बेंजीन लिखो, ठीक है, कितनी थी 350 अपॉन 650, ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली अगर हम इसे टॉलुइन के लिए कैलकुलेट करें तो कितनी होगी हमारे पास पी टी नॉट एक्स टी अपॉन पी टोटल, तो यहां से हमने कितनी निकाली थी 300 अपॉन 650, 0.46 और ये कितनी आ गई 0.53, ये आ गया मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। और हमारा 0.5 क्या आया है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ठीक है। हमारे लिक्विड सॉल्यूशन है, इनको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन और एक होते हैं हमारे नॉन आइडियल या फिर रियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे वो होते हैं डू नॉट फॉलो या फिर शो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या है ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि हमारा जो पी टोटल होता है वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल होता है। इनमें क्या होता है हमारा जो पी टोटल है ना, या तो वो मतलब कि हम इसमें भी ना दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं और दूसरे होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होता है पी टोटल जो होता है हमारा ग्रेटर देन होता है पी ए प्लस पी बी से, और नेगेटिव डेविएशन के लिए हमारा पी टोटल जो होता है वो लेस देन होता है पी ए प्लस पी बी से। इसको मैं डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारा जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डायग्राम बनता है अभी हमने पढ़ा था वो किस तरह से बन रहा था, मान लो मैंने ये लिया है पी ए नॉट, ये ले लिया हमने पी बी नॉट, इस तरह से इसको करा है। यहाँ पे मेरा एक्स ए इक्वल टू 1 है, एक्स बी इक्वल टू 0 है, यहाँ एक्स ए इक्वल टू 0 है, एक्स बी इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये लाइन आ रही थी मेरी पी बी के लिए और ये लाइन आ रही है मेरी पी ए के लिए। तो इधर क्या होता है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी कि इन दोनों को समझाती हूँ। आइडेंटिकल सिचुएशन मतलब आइडियल सिचुएशन मेरी क्या होनी चाहिए थी एक्स ए एक्स बी पी ए नॉट तो आइडेंटिकल सिचुएशन हमारी कुछ ऐसी होनी चाहिए थी कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं आता है, बल्कि क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन में कुछ इस तरह का वैल्यू हमें देखने को मिलती है, इस तरह से हो जाती है। मतलब पी टोटल जो है वो हमारा इस तरह से डेविएट होता है ऊपर की तरफ, और जो हमारा ये है पी बी ये हमारा इस तरह से डेविएट होता है, और जो हमारा ये है पी ए ये हमारा इस तरह से डेविएट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है नेगेटिव डेविएशन होता है देखने को मिलता है, तो यानी कि जो हमारी लाइन है उससे नीचे की तरफ डेविएशन होता है पी टोटल का। सिमिलरली जो हमारा पी ए है इसका इस तरह से डेविएशन होता है और हमारा पी बी का इस तरह से डेविएशन होता है।
तो ये हमें समझाते हैं डेविएशंस को, ठीक है। ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ग्राफ में हमें किस तरीके से डेविएशन देखने को मिलता है फ्रॉम राउट्स लॉ, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि इनमें ना क्या क्या कंडीशन होती है इनके लिए, जो एग्जाम में एग्जाम पर्पज से क्वेश्चन आता है। एग्जाम में डायग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कोई एक आध क्वेश्चन आता है कि लाइक इस तरह से आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इस तरह से आ गया, या फिर नेगेटिव डेविएशन की कंडीशन क्या है, तो आपको इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन पूछे कहाँ जाते हैं, हमारे क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक्स से पूछे जाते हैं। ये जो सोल्यूशन होते हैं इनके थर्मोडाइनमिक्स से हमारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि आप बताओ एंट्रोपी में क्या चेंजेस आएंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एंट्रोपी में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इसको मैं एक बार लिख देती हूँ। पी डी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, और इसमें क्या होता है, पी टी इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, और यहाँ पे पी टोटल इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब इधर क्या होता है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो एक पूछा जाता है डेल एच मिक्सिंग, ये हमारी क्या एंथैल्पी, ये हमारी जीरो रहती है इसके लिए, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन पूछा जाता है वॉल्यूम मिक्स, डेल बी चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, ये भी जीरो रहता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब मैं समझाती हूँ। जैसे कि आपका सॉल्वेंट था, ठीक है, बी, इसमें जैसे ही आपने अपना सॉल्यूट डाला, ठीक है, मान लो कि हम ए से ही चल रहे थे, ए ही हमारा सॉल्वेंट है, बी हमने सॉल्यूट डाला है, तो क्या हो रहा है जब हम मिक्स कर रहे हैं तो मिक्सिंग के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या आपने देखा कि कभी भी हम किसी चीज़ में कोई चीज़ मिक्स करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आइडियल सॉल्यूशन हमारे वो होते हैं जिनके लिए जब हम मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने पे कोई भी वॉल्यूम में चेंज दिखाई नहीं देता है, यानी कि डेल भी मिक्स हमारा जीरो होता है। सिमिलरली एंथैल्पी में भी कोई भी चेंज दिखाई नहीं देता है। अब देखो हमें पता है कि इसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर आप कोई भी सिस्टम है, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स है, वो एज इट इज है, आप उसमें कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। और इसमें डेल जी जो है हमारा वो लेस देन जीरो होता है। रीजन बीइंग कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये वैल्यू हमारी जीरो हो गई, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो रही है, तो डेल जी की वैल्यू क्या हुई माइनस, और ये वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है तो क्या आएगी नेगेटिव। तो हमारी इसमें ना डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या है, इससे जो ये डेल एच की वैल्यू है पॉजिटिव डेविएशन है तो वो पॉजिटिव आती है, डेल वी की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव आती है, और डेल एस हमारा पॉजिटिव होएगा ही, कोई भी चीज़ मिक्स होएगी, और डेल जी हमारा पॉजिटिव, ठीक है। या फिर ये रहने दो, इन दो टर्म्स को हम इनके लिए डिफाइन नहीं कर रहे क्योंकि क्वेश्चन ना इन्हीं दो टर्म से पूछा जाता है, तो हम ये दो टर्म्स को डिफाइन करेंगे, इसमें आप मिक्स लगा देना, मिक्सिंग की वैल्यू है, ठीक है, ये पॉजिटिव आती है। इसमें क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एंथैल्पी मिक्सिंग की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है। सिमिलरली डेल की जो मिक्सिंग की वैल्यू है वो भी नेगेटिव आती है, ठीक है। इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं। देखो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे कि मान लो आपने साइक्लोपेंटेन प्लस, या फिर पेंटेन ही लिख लो, मतलब दो सेम तरह के सॉल्यूशन अगर हम मिला रहे हैं, मान लो पेंटेन में हेक्सेन मिलाया, में टोलुइन मिक्स किया, बट एग्जाम आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जैसे C2H5 Br है, इसमें हमने C2H5I मिक्स करा, तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं, देखो इसमें क्या हो रहा है, पेंटेन हेक्सेन थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बेंजीन टोलुइन थोड़ा सा स्ट्रक्चर CH3 ऐड हो रहा है, इसमें Br की जगह I आ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है, उसको हम ना आइडियल सॉल्यूशन के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल्स की। तो देखो इसमें क्या है, डेविएशन में एक एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस CCl4, ये याद रखना है आपको। पॉजिटिव डेविएशन में हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मीथेन है, इसमें हमने साइक्लोपेंटेन डाल दिया, मतलब थोड़ा एक ज़्यादा मतलब बड़ी चीज़ मिक्स होना, मतलब डिफरेंट चीज़ें मिक्स होना। या फिर हम बात कर लें एसीटोन प्लस CS2, या फिर मान लो साइक्लोहेक्सेन है, इसमें हमने मीथेनॉल डाल दिया, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल मुझे याद नहीं है ना, तो इस तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, तो यहाँ तक हमारा राउट लॉ कंप्लीट होता है, ओके।
आगे ना हमें एक टॉपिक समझना है, उसके लिए हमें ये कंसेप्चुअल मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बताया इसके लिए जो डेल वी मिक्स है वो ज़ीरो रहता है, ठीक है। इसके लिए जो आपका डेल वी मिक्स है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, और इसके लिए जो आपका डेल वी मिक्स है वो लेस देन ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इसके पीछे रहने का रीज़न क्या है, देखो अब हम देखते हैं इसको। इसमें क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने 3 डायग्राम बनाया, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का भी बना दिया और हमने आइडियल सॉल्यूशन का भी बना दिया। इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम बी को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 3 तरह की फोर्स लग रही है, ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में, और ए और बी के बीच में, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं ये तीनों ही जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, ये इक्वल लग रही है, ठीक है। तो इक्वल लगने की वजह से क्या हुआ, जैसे आइडियल सॉल्यूशन में हमने इसको डाला तो इसमें लगने वाली फोर्सेस इक्वल है। मैंने इसमें एग्जांपल बनाए थे, जैसे कि हमने एग्जांपल हम ले लो साइक्लोपेंटेन प्लस साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। तो क्या है, दोनों मॉलिक्यूल, या फिर पेंटेन प्लस हेक्सेन का ले लो, एन पेंटेन एन हेक्सेन। तो इसमें क्या है, दोनों मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम तरीके के हैं। तो क्या हो रहा है, लगभग सेम टाइप के इंट्रैक्शन इसमें लगने लग जाते हैं। तो सेम टाइप के इंट्रैक्शन लगने की वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो फोर्सेज है कौन सी, ए के बीच, ये इक्वल हो जाती है बी के और ए बी की। तो ये तीनों फोर्सेस ना इक्वलाइज हो जाती हैं, और ये फोर्सेस इक्वलाइज होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा ये सोल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा आइडियल सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इधर क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा हो, एक तो है जैसे एक तो हो गया जैसे पेंटेन हो गया, एक हो गया आपका मीथेनॉल। मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के स्ट्रक्चर में कि वो बिल्कुल ही अलग है। पेंटेन जैसे कि नॉन पोलर सॉल्यूशन हो गया और मीथेनॉल बिल्कुल पोलर सॉल्यूशन हो गया। तो क्या है, इनके आपस में बिल्कुल नहीं बनती, यानी कि ए की फोर्स जो होती है, बी की फोर्स और ए बी की फोर्स, ठीक है, ये तो लगभग सेम टाइप की होती है, खुद की बी सारी एक साथ हो जाती है, ए सारी एक साथ हो जाती है, ये सारी एक साथ हो जाते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच में ही ना ये फोर्सेस बिल्कुल भी इक्वल नहीं होती, थोड़ी सी भी इक्वल नहीं होती। इक्वल नहीं होने की वजह से क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के, इन सबके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती तो सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, इस तरह से। तो सारे मॉलिक्यूल जब दूर भागने की कोशिश करते हैं तो वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज होने लग जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डेल वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो। आप देखोगे जब भी आप इनको मिक्स भी करोगे ना तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो से ज़्यादा आता है, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। इसमें क्या होता है, इसमें जिस तरह के हम सोल्यूशन लेते हैं, जैसे कि हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था CCl4 प्लस CHCl3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनके बीच लगने वाली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ना बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको याद रखना है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर कंपैरेबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और नेगेटिव डेविएशन में हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगने की वजह से जो हमारी सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि ए के बीच, बी के बीच, सी ए बी के बीच, ये जो लगने वाली फोर्सेस होती है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल दूर नहीं जाते हैं, बिल्कुल पास पास हो जाते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वॉल्यूम जहां हम सोच रहे थे कि उतना ही रहे, उतना रहने की वजह से की जगह वॉल्यूम जो है बल्कि मिनिमम मतलब लोअर हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यानी कि डेल वी मिक्स की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल, मतलब जीरो से भी लेस आ जाती है, ठीक है। सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो देखो एजियोट्रॉप क्या होते हैं, अगर हम किसी भी लिक्विड को लिक्विड में ही मिक्स करें तो जो हमारा सोल्यूशन फॉर्म होता है उसको हम एजियोट्रॉप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, ये मेरा एक लिक्विड है कोई भी, ठीक है, बी, इसमें मैंने क्या करा है, ऊपर से ए डाला है सॉल्वेंट, ये भी लिक्विड है, ठीक है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, ठीक है। अब हमारा जो सोल्यूशन बन गया है उसको हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप्स। देखो आपको समझना होगा पहले एजियोट्रॉप क्या होते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, एजियोट्रॉप समझने से पहले हम एक टर्म समझ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हम बचपन में या छोटी क्लासेस में हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन ये डेफिनेशन बिल्कुल रॉन्ग है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर एट विच
the vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure is known as boiling point. देखो, मान लो ये हमारा एक लिक्विड है, ये बॉईल हो रहा है, ठीक है, इस तरह से हमने इसमें हीट प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, हीट देना है ना। तो क्या हुआ, ये बॉईल हुआ, ठीक है। तो बॉईल होने की वजह से इसने यहाँ पे, मान लो यहाँ तक हमारी लिक्विड है पूरा, ठीक है, ये लिक्विड का सरफेस है, सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो क्या हुआ, जब यहाँ पे लिक्विड बॉईल हुआ और वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, तो जो आपकी वेपर्स थी उन्होंने क्या किया, एक वेपर प्रेशर इंक्रीज, वो एक वेपर प्रेशर एग्जर्ट करती है कहाँ पे, लिक्विड की सरफेस पे, ठीक है। तो ये जो एक्सर्टेड प्रेशर होता है, ये अगर 1 atm के इक्वल आ जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं ये मान के चल रही हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन है मेरी और 1 atm है, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो प्रेशर ऑफ एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके इक्वल आ जाए, तो इस कंडीशन पे जो हमारा जो लिक्विड है, जो हमारा जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर पे हमारा जो लिक्विड है वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक बार और सुनो, हमारा ये सॉल्वेंट है या कोई भी लिक्विड है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका सरफेस है, मान लो एक ग्लास है, ये हमारा एक ग्लास है, इसका ये हमारा सरफेस है, मान लो इतना सरफेस है इसका, यहाँ तक इसका ये सरफेस हो गया लिक्विड का, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं इसमें यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, मान लो कोई भी हीट का सोर्स लगा दिया, मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो वेपर बनेंगी, वो वेपर क्या करेंगी, इसके पूरे सरफेस पे भी एक प्रेशर को एक्सर्ट करेंगी, ठीक है। ये जो प्रेशर एक्सर्ट होगा इसके सरफेस पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, वो कंटिन्यूसली एक्सर्ट होता रहेगा, जब वो एक्सर्टेड प्रेशर 1 atm के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, तो उस प्रेशर को या उस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये जो वेपर प्रेशर था वो मेरा 1 atm या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया, उसको मैं क्या कहूँगी, हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि हम मान लेते हैं उस पर हमारा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक टॉपिक हमने समझ लिया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजियोट्रॉप्स की। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, देखो, जब हम इस लिक्विड को लिक्विड में ही मिक्स कर रहे हैं, तो हमारा जो बनने वाला सॉल्यूशन होता है वो एजियोट्रॉप कहलाता है, ठीक है, ठीक है। हमें एजियोट्रॉप को डिफाइन करना है। मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, इससे मेरा कोई भी लिक्विड है PaO, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर है PaO, ठीक है। मान लो इसका कोई भी बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, कोई भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं, एजियोट्रॉप जो है वो प्रॉपरली बॉइलिंग पॉइंट से ही डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो मैंने मान लिया T1, ठीक है। अब मैं बात करूं, मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया है, कोई भी बी कंपोनेंट ऐड कर दिया है, बी लिक्विड ऐड कर दिया है, ठीक है, ये भी लिक्विड है, ठीक है, ये इसमें मिक्स हो गया है, ठीक है। इसका पार्शियल प्रेशर क्या बन गया है मेरा, PV0, ठीक है। तो अब इसका भी एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, मान लो सपोज ये बॉइलिंग पॉइंट मेरा T2 है, ठीक है, ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट मेरा T2 है। तो क्या हुआ कि हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका अब आपको दो टेम्परेचर मिले कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाए, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एजियोट्रॉप्स हमारे क्या होते हैं, एजियोट्रॉप की सबसे पहली बात तो सेम कंपोजिशन होना चाहिए। तो सेम कंपोजिशन कैसे होगा, हम ऐसे दो लिक्विड ले जो एक दूसरे में मिक्सेबल हो, ठीक है। अगर हम मिक्सेबल लिक्विड्स लेंगे जो एक दूसरे में मिक्स हो पा रहे हैं इजीली, तो क्या होगा, मिक्सेबल लिक्विड्स, ओके। तो एक दूसरे में अगर मिक्स हो पा रहे हैं तो क्या होंगे, वो सेम कंपोजिशन देंगे, कांस्टेंट रहेंगे, थ्रू आउटली कांस्टेंट रहेंगे, मतलब जैसा हमारा यहाँ है वैसे ही हमारा वहाँ होगा, जैसा हमारा इस साइड पे लिक्विड है वैसे ही हमारा इस साइड पे भी लिक्विड दिखेगा, ठीक है। तो क्या होगा, कंपोजिशन हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम मिक्सेबल लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों लिक्विड्स को हमने मिक्स कर दिया। दूसरी बात, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, अब ऐसा नहीं है हमारे दो टेम्परेचर आएंगे, नहीं, ये मिक्स हो गए, थ्रू आउट कंपोजिशन सेम हो गया है, तो अब हमारा एक नया टेम्परेचर आएगा, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, और वो ही हम डिफाइन करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई। उसके बाद
देखो इतना समझ में आया, ये 2 पॉइंट्स हमारे होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या समझना है, इसमें एक तीसरा पॉइंट समझना है, नॉन आइडियल, ठीक है। मतलब कि ऐसे एजियोट्रॉप जो, ये तो हमारे आइडियल के लिए लेके चलते हैं, लेकिन हमें पता है रियल होती है सारी चीजें, आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है। तो हम ऐसे बात करेंगे नॉन आइडियल एजियोट्रॉप्स की, ठीक है। तो उसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहूंगी, उसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर हम वेपर प्रेशर को चेंज करें या हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करें तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मान लो हमने ये 2 बीकर ले लिए, ठीक है, इस तरह से। इसमें क्या है, मेरा जो प्रेशर है, मान लो मैंने लिया है, इसमें प्रेशर मेरा 2 atm है, और इसमें जो मेरा प्रेशर है वो कितना है, 4 atm है, ठीक है। और मान लो मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया 5 atm, ठीक है। अब मेरे को इसको हीट दे रही हूँ मैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं हम, यहाँ पे भी टेम्परेचर दे रहे हैं। तो क्या होगा, टेम्परेचर देने में हमारा क्या होगा, जैसे ही हम, अब हमें इसको 2 atm से 5 atm ले जाना है, तो इसके लिए मेरे को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। मान लो मैं इसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रही हूँ, और इसमें क्या है, मुझे 4 atm से 5 atm ले जाना है, तो इसमें मेरे को ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा। मान लो मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दिया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, देखो हमने इसमें देखा, ये क्या है, मेरा वेपर प्रेशर है। तो अगर हमारा वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जैसे इसका वेपर प्रेशर क्या है, 4 atm, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आप देखो ये टेम्परेचर क्या बन गया, बॉइलिंग पॉइंट बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि मैं 4 atm को 5 atm एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले जाना चाहती हूँ। तो हमारी बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेरे को इधर 4 से 5 atm ले जाने के लिए कम टेम्परेचर देना पड़ रहा है, इधर 2 से 5 atm ले जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। तो ये मेरा यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और यहाँ 25 ही रह गया बॉइलिंग पॉइंट। तो इससे हमें क्या पता है, अगर हम वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, एक और कंक्लूजन लेके चलते हैं, ठीक है। कि मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे डिसाइड कर रहा है। मान लो हमारे पास अगेन 2 बीकर है, इसमें मेरा प्रेशर है 5 atm, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा प्रेशर है वो भी है 5 atm, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है मेरा, मान लो 10 atm है, ठीक है, इसके लिए। और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मेरा, मान लो 6 atm, ठीक है, इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 atm से 6 atm जाने के लिए मुझे कितनी हीट की जरूरत होगी, मान लो मुझे टेम्परेचर चाहिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और 5 atm से 10 atm जाने के लिए मुझे कितने टेम्परेचर की जरूरत होगी, मान लो मेरे को चाहिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अगेन ये भी मेरा बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये भी मेरा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे जैसे हमारा एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये तो थी एक साइड वाइज बात थी जो हम समझ सकते थे। ये टॉपिक हमारे काम का है, क्योंकि इससे ना हम इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। देखो तो अभी हमने एक कंक्लूजन डिराइव किया कि वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एजियोट्रॉप्स हम नॉन आइडियल की बात कर रहे हैं, उनको हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो जैसा नेम है वैसा ही है, ये एग्जाम्पल लिख दिया, बट एग्जाम्पल सिलेबस में नहीं आते, ठीक है। आप इसको मार्क भी कर सकते हैं, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, ठीक है, मार्क सिर्फ एग्जाम्पल्स, बाकी एजियोट्रॉप से क्वेश्चन आता है। देखो अब क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी कि इधर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो यानी कि यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो मिनिमम होता है। सिमिलरली इधर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका मिनिमम होता है, और वेपर प्रेशर जो है वो आपका मैक्सिमम होता है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो। अब इसमें क्या है, अब इसमें समझने वाली चीज ये है कि जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है ना, ये नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं मिक्सिंग करने पे, और ये क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं मिक्सिंग करने पे, ठीक है। तो देखो इसमें
इसमें क्या है, जैसे अब इसका ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। अभी हम नॉर्मली ले रहे हैं, मान लो ये PA है, ये PB है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी है, मान लो PA है, ये PB है, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज नोट करना, मैंने HCl में HNO3 मिक्स किया है, यानी कि ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड है। सिमिलरली अल्कोहल में हमने या इथेनॉल में हमने वाटर मिक्स किया है, तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, लिक्विड इन लिक्विड का हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो इसमें पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन समझो। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, इस तरह से हमें डेविएशन देखने को मिलता है पी टोटल का, और इसमें क्या होता है हमारा पी टोटल का डेविएशन इस तरह से देखने को मिलता है। तो आपको एक ये चीज समझनी है, ठीक है। तो इतना ये हमारे यहाँ पे एजियोट्रॉप्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। देखो इसमें हमारा पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हम क्या डिराइव करते हैं कि इसमें क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन से मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा टोटल प्रेशर होगा किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है, वो क्या होगा, लेस देन होगा अगर हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ किसके, प्योर इथेनॉल के प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर H2O के। इससे हमारा सॉल्यूशन का जो प्रेशर है हमेशा कम होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारा वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे, अगर हम इसमें, क्योंकि देखो वेपर प्रेशर मैक्सिमम रखना है हमें, तो क्या होगा इसमें हमारे पास क्या है, HCl और HNO3 इनके पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब कि जो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का जो सम होता है उससे सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर आता है वो हमेशा ज़्यादा आता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमें वेपर प्रेशर को मैक्सिमम लेके चलना है, इसमें हमें वेपर प्रेशर को मिनिमम लेके चलना है। तो हमारा क्या होता है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एजियोट्रॉप्स कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमारा लिक्विड सॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।